हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकस। इसके पार्ट 1 में हमने इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी और एनाटॉमी देखी थी। आज हम पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो साइकस में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और इसका जो प्लांट होता है वो डायोशियस होता है। डायोशियस का मतलब मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होती हैं। तो जब साइकस का प्लांट 10 साल का हो जाता है तब जाकर उसमें मेल और फीमेल कोन फॉर्म होते हैं। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, यानी एनिमोफिलस टाइप का होता है। और इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होने में 1 साल का टाइम लग जाता है। ये 3 साल की रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखाता है, जिसमें पहले ईयर में विंटर में पॉलिनेशन होता है, दूसरे ईयर में समर में फर्टिलाइजेशन होता है और थर्ड ईयर में सीड गिरते हैं। तो इस तरीके से इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल 3 साल की चलती है। अब बात करते हैं इसके मेल कोन की। तो इसके मेल कोन की मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो लगभग 10 साल का होता है, यानी 10 साल के बाद ये जो मेल कोन होता है वो मैच्योर होना चालू होता है। ये है मेल कोन का डायग्राम, जिसमें छोटे छोटे इस पे लगे हुए हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, यानी माइक्रोस्पोरोफिल जो होती है वो अरेंज होकर एक कोन जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें होता है माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल की। माइक्रोस्पोरोफिल जो मेल कोन में मिलती है, तो ये क्या होती है, जो कोन होती है उसके सेंट्रल एक्सिस पर चारों तरफ स्पाइरल ऑर्डर में अरेंज रहती हैं। स्टार्टिंग में ये इनका साइज छोटा होता है, फ्लैशी होती हैं, लेकिन मैच्योर होने के बाद ये हार्ड हो जाती है और वुड जैसी दिखती है। माइक्रोस्पोरोफिल जो बेस की तरफ लोकेटेड होते हैं और एपेक्स की तरफ लोकेटेड होते हैं, यानी नीचे और टिप पे लोकेटेड होते हैं, वो छोटे होते हैं और स्टेराइल होते हैं। जबकि जो मिडल में लोकेटेड होते हैं वो बड़े भी होते हैं साइज में और फर्टाइल भी होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टॉक, मिडिल पार्ट और एपोफाइसिस। स्टॉक का काम क्या है, ये अटैच करके रखता है, मेन एक्सिस से लीव्स को अटैच करके रखता है और साथ में ये जो भी ट्रांसपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिसीव करने का काम करता है। फिर आता है इसका मिडिल पार्ट। ये जो मिडिल पार्ट होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है। ये नैरो होता है और ट्रायंगुलर सी इसकी शेप होती है। इसमें कुछ स्पोरेंजिया होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और हेयर लाइक होते हैं, वो इसके बॉटम पर देखने को मिलते हैं। स्पोरेंजिया मिलकर सोराई बनाते हैं और इसके अंदर सोराई के अंदर पैपिला हमें देखने को मिलती है। फिर आता है इसका एपोफाइसिस पार्ट। ये एपोफाइसिस वाला पार्ट फ्रंट पार्ट होता है जो कि ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है और ये पार्ट स्टेराइल होता है। तो माइक्रोस्पोरोफिल का मेन पार्ट होता है ये मिडिल वाला पार्ट, जिसमें स्पोरेंजिया लगी रहती है। अब देखते कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो मेल कोन की डॉर्सल साइड पर लटकी हुई रहती है, जो कि एक स्टॉक के थ्रू माइक्रोस्पोरोफिल से अटैच रहती है। इसमें मेनली 3 लेयर होती हैं। आउटर सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो थिक होती है और क्यूटेन की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथीसियम। अंदर वाली लेयर जो होती है वो एंडोथीसियम होती है, थिन होती है, और एक बोट शेप्ड माइक्रोस्पोर होते हैं जो कि अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से 2 बाहर लेयर और अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के। माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट मतलब एक से ज़्यादा इनिशियल सेल मिलकर इसका डेवलपमेंट करती हैं और ये इस तरीके से इसका कुछ डेवलपमेंट होता है। पहले है प्राइमरी इनिशियल्स, तो ये एक नहीं होती, एक से ज़्यादा होती हैं। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनमें से कुछ सेल इनिशियल की तरह बिहेव करती हैं। अब ये डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, एक जैकेट इनिशियल और एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। इस जैकेट इनिशियल में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से 3 से 6 लेयर की वॉल बन जाती है। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है वो आगे जाके स्पोरोजीनस टिश्यू बनाता है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाकर एक टैपिटम बनाता है जो कि माइक्रोस्पोर के बाहर की लेयर होती है और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है। तो इसमें बाद में मेयोसिस होता है और मेयोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर मेयोसिस से बने हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड होंगे। माइक्रोस्पोर में होते हैं 12 क्रोमोसोम। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अगर क्रोमोसोम पूछे जाए तो इसके डबल हो जाएंगे, यानी कि 24। इसका जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही आगे जाकर मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट सेल है मेल गेमेटोफाइट की।
अब माइक्रोस्पोर्स तो पढ़ लिए, बट उसके आगे मेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है उसको हम इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे। तो इसमें दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक होता है प्री पॉलिनेशन चेंजेस जो पॉलिनेशन से पहले होते हैं, और एक होता है पोस्ट पॉलिनेशन चेंज यानी पॉलिनेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो प्री पॉलिनेशन चेंजेस में क्या आता है, माइक्रोस्पोर डिवाइड करता है, डिवाइड करके दो सेल बनाता है, एक प्रोथीलियल सेल और एक एंथ्रीडियल सेल। प्रोथीलियल सेल साइज में छोटी होती है, एंथ्रीडियल सेल साइज में बड़ी होती है। ये आगे जाके डिवाइड नहीं करती, अनडिवाइडेड रहती है, जबकि एंथ्रीडियल सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करके दो तरीके की सेल बनाती है, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल साइज में लार्ज होती है, जनरेटिव सेल साइज में स्मॉल होती है। और ये ट्यूब सेल भी डिवाइड नहीं करती, और जनरेटिव सेल डिवीजन करके दो टाइप की सेल बनाती है, एक स्पर्मेटोजीनस सेल और एक स्टेराइल सेल। ये स्पर्मेटोजीनस सेल ही होती है जो आगे जाकर मेल गैमेट बनाती है। तो ये डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेगी, और इसके मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। और इसकी एक खास बात और है कि पूरे प्लांट किंगडम में इसके लार्जेस्ट मेल गैमेट होते हैं साइकस की, और इसकी जो शेप होती है वो टॉप शेप्ड होती है। तो ये जो जनरेटिव सेल के बाद वाले डिवीजन है ये तो होते हैं पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस यानी पॉलिनेशन होने के बाद, और उससे पहले तक जनरेटिव सेल बनने तक पॉलिनेशन चेंजेस होते हैं। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, एक सेल तो ये प्रोथीलियल सेल, दूसरी ट्यूब सेल और तीसरी जनरेटिव सेल। तो 3 सेल्ड स्टेज में यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। ये है इसका डायग्राम, ये माइक्रोस्पोर, इसने डिवाइड करके दो सेल बनाई, एंथ्रीडियल सेल, प्रोथीलियल सेल। इसमें और डिवीजन हुआ एंथ्रीडियल सेल में तो दो सेल और बन गई, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल साइज में बड़ी है, जनरेटिव छोटी है, और प्रोथीलियल सेल अनडिवाइडेड रहती है। अब जनरेटिव सेल डिवीजन करके दो सेल बनाएगी, और फिर आगे जाकर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। ये पोलन ट्यूब है, क्योंकि इसके बाद अब यहाँ तक के जो चेंजेस हो रहे थे वो तो पॉलिनेशन से पहले के हैं, अब ये पॉलिनेशन के बाद चेंज होंगे। तो पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनेगी, उसमें ये जो बॉडी सेल होती है यानी स्पर्मेटोजेनस सेल होती है वो आगे जाकर दो मेल गैमेट्स बनाएंगी, और इसमें ब्लीफेरोप्लास्ट मिलता है, क्योंकि ब्लीफेरोप्लास्ट जो होता है वो आगे जाके सीलिया या फिर फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेल मोटाइल होते हैं इसके मेल गैमेट, तो यहाँ पर ब्लीफेरोप्लास्ट मिलती है, और बाद में हमें इसके टॉप शेप्ड ये मेल गैमेट दिखने लगते हैं, लट्टू के जैसे मेल गैमेट दिखते हैं, और ये मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट है मेगास्पोरोफिल। अब इसमें फीमेल कोन नहीं होती है, मेगास्पोरोफिल होती है। तो जब प्लांट 10 साल का हो जाता है उसके बाद मेगास्पोरोफिल बनना चालू होती है। तो मेगास्पोरोफिल का जो ग्रुप होता है वो बनना चालू होता है इसके एपिकल बड के चारों तरफ नॉर्मल लीव्स में। अब इसमें क्या होता है, जो एपिकल बड होती है वो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में कोई अपना रोल प्ले नहीं करती है, तो उसकी ग्रोथ तो होती रहती है। तो इस तरीके की ग्रोथ को हम बोलते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ, जबकि इसकी जो मेल ब्रांच होती है उसमें जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ। तो मेगास्पोरोफिल के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टॉक वाला पार्ट, मिडिल फर्टाइल पार्ट और अपर लीफी पार्ट। स्टॉक वाला पार्ट स्टेराइल होता है, बेसल वाला पार्ट होता है, इसका काम होता है अटैच करके रखना और वेस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करना। मिडल वाला पार्ट फर्टाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। और अपर पार्ट जो होता है वो लीफ जैसे दिखाई देता है और ये 2 लोब्स में डिवाइडेड रहता है। ये भी स्टेराइल होता है और टूथेड होता है, छोटे छोटे से किनारे होते हैं इसमें, इस तरीके से हमें ये दिखाई देता है। ये तो हो गया इसका बेसल पार्ट, स्टॉक वाला पार्ट। ये है मिडल वाला पार्ट जो कि फर्टाइल होता है। अब इसमें लगे रहते हैं ओव्यूल्स यहाँ पर, और ये अपर वाला पार्ट है, लीफी पार्ट है, 2 लोब्स में डिवाइडेड है और यहाँ पे इसकी टूथेड सी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब देखते हैं इसका ओव्यूल ये कैसा होता है। तो साइकस का जो ओव्यूल होता है वो सीड प्लांट में सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल है। इसका जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है। ओव्यूल के टाइप्स हम ऑलरेडी एम्ब्रियोलॉजी वाली वीडियोस में देख चुके हैं, हम वहाँ जाकर देख सकते हैं कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। और इसमें ओव्यूल के चारों तरफ होता है न्यूसेलस, और न्यूसेलस कवर रहता है इंटेग्यूमेंट के थ्रू। केवल एक इंटेग्यूमेंट मिलता है इसलिए यूनिटैग्मिक बोलते हैं। जिनके बाहर एक इंटेग्यूमेंट मिलता है यूनिटैग्मिक और 2 मिलता है तो बाइटैग्मिक। एंजियोस्पर्म ज़्यादातर बाइटैग्मिक होते हैं, बट इस साइकस जो है यूनिटैग्मिक होता है। मैचुरेशन के बाद जो इंटेग्यूमेंट होता है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। बाहर वाली लेयर ग्रीन कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है और फ्लैशी होती है, जिसको हम बोलते हैं सार्कोटेस्टा। मिडिल लेयर जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटेस्टा।
और अंदर वाली लेयर जो होती है वो फ्लैशी होती है और इसको बोलते हैं हम एंडोटेस्टा। और ये है मैच्योर ओव्यूल का एलएस, यानी अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे तो इस तरीके से वो दिखाई देगा। जैसे ये एक ओव्यूल है और हमने इस तरीके से इसको कट किया है तो हमें कैसा दिखाई देता है, तो हमें क्या दिखाई देता है, ये तो है मिडल सबसे अंदर वाला पार्ट जिसके अंदर 2 आर्किगोनिया लगी रहती हैं। उसके बाहर होता है ये न्यूसिलस, और न्यूसिलस को कवर करने के लिए होता है इंटेग्यूमेंट। अब ये मैच्योर है तो इसमें इंटेग्यूमेंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये है अंदर वाली लेयर इंटेग्यूमेंट ही, इसको बोलते हैं एंडोटेस्टा। ये है मिडल वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटेस्टा, स्टोनी हो जाती है। और ये है आउटर लेयर इंटेग्यूमेंट की जिसको हम बोलते हैं सार्कोटेस्टा। इसकी इनर वाली जो लेयर होती है वो फ्लैशी होती है और बाहर वाली लेयर भी फ्लैशी होती है। और इनर लेयर में यहाँ हमें वेस्कुलर सप्लाई भी देखने को मिलती है। और ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे इंटेग्यूमेंट कवर नहीं रहता वहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके थ्रू ही एंटर करते हैं यहाँ पे पोलन ट्यूब, और यहाँ पर होता है ये पोलन चैम्बर। इसके ओव्यूल में हमें 2 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। अब ये इसका है डेवलपमेंट। ये है न्यूसिलस। सबसे पहले इसमें न्यूसिलस बनता है। तो ये न्यूसिलस कैसे बनता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है फर्टाइल सेंटर पार्ट, वहाँ की हाइपोडर्मिस की सेल्स होती है वो पैरेन्काइमेटस होती हैं। वहाँ पर जहाँ पर ओव्यूल बनते हैं वो सेल मेरिस्टेमेटिक बन जाती है, और मेरिस्टेमेटिक बनने के बाद वो एक सेल्स का ग्रुप बना लेती है। उन सेल्स को बोलते हैं हम न्यूसिलस। ये जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस बनने के बाद इसके चारों तरफ बनते हैं इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट बनने के बाद यहाँ पर अंदर का भी डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो यहाँ बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल जो कि होते हैं 2n। इसमें होता है मेयोसिस। मेयोसिस के बाद बनते हैं 4 मेगास्पोर। अब इसमें से 3 मेगास्पोर जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, केवल 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। यह फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहलाता है क्योंकि यही आगे जाकर पूरा डेवलपमेंट करेगा। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे जाकर डिवाइड करता है जिससे बनते हैं 2 आर्किगोनियल इनिशियल, और ये आर्किगोनियल इनिशियल आगे जाकर बनाते हैं 2 आर्किगोनिया। यहाँ पर आर्किगोनिया के ऊपर होता है आर्किगोनियल चैम्बर, और ये होती है यहाँ पे एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोलते हैं न्यूसिलर बीक, और ये ऊपर होते हैं पोलन चैम्बर। और अंदर वाला जो पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट से बनते हैं और फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि जिम्नोस्पर्म की एंडोस्पर्म n होती है जबकि एंजियोस्पर्म की एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3n होते हैं। तो ये था कि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब है आर्किगोनिया का डेवलपमेंट। तो कुछ सेल्स जो होती है जो पोलन चैम्बर के नीचे होती है वो बनाती है आर्किगोनियल इनिशियल। आर्किगोनियम में होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन जिससे 2 सेल बनती हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी नेक सेल या फिर प्राइमरी कवर सेल, और दूसरी को बोलते हैं प्राइमरी सेंट्रल सेल। ये जो नेक सेल होती है वो आगे जाकर 4 वर्टिकल रो बना लेती है 2 प्लेन में, जबकि ये जो सेंट्रल सेल होती है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाती है, एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एक एग न्यूक्लियस। इसमें नेक कैनाल सेल्स नहीं बनती है, नेक सेल्स बनती हैं। अब ये क्या है, ये है आर्किगोनियल इनिशियल। आर्किगोनियल इनिशियल ने डिवाइड करके 2 सेल बना दी, कवर सेल और सेंट्रल सेल। फिर इसमें फर्दर डिवीजन हुए जिसकी वजह से ये तो बन गई वेंट्रल कैनाल सेल, ये बन गई एग सेल और ये नेक सेल्स। अब मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइफोनोगैमस टाइप का होता है। साइफोनोगैमस मतलब जिसमें पोलन ट्यूब बनती है। तो इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो आया फीमेल के ऊपर और पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई। उसके बाद जो पोलन ट्यूब की टिप होती है वहां पर एक होल बनता है। उस होल की वजह से अंदर से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और जब ये स्पोर्स नेक्स्ट सेल को टच करते हैं तो उसकी वजह से जो इनका मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है क्योंकि खिंचने लगते हैं नीचे की तरफ। और जो स्पोर न्यूक्लियस होता है और एग होता है वो फ्यूज कर लेते हैं आपस में। स्पोर न्यूक्लियस छोटा होता है और एग साइज में बड़ा होता है। तो इनके फ्यूजन की वजह से यानी फर्टिलाइजेशन की वजह से oospore बनता है। oospore वो होता है जो जाइगोट के चारों तरफ एक और लेयर बन जाती है, तब उसको हम बोलते हैं oospore। तो पहले जाइगोट बनता है, उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं oospore। इनमें
पॉलन जो होता है उसमें सीलिया मिलती है, जिसकी वजह से इसको जूडियोगैमी भी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसका फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमस टाइप का भी होता है और जूडियोगैमी टाइप का भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, क्योंकि उसमें सीलिया होती है, तो इस वजह से वो खुद मूव कर सकता है, तो उसको जूडियोगैमी कहेंगे। बट पॉलन ट्यूब बनते हैं इसलिए इसको साइफोनोगैमी भी कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तो बन गया है, oospore बन गया है। अब उसके बाद डिवीजन होके एम्ब्रियो बनता है। तो oospore का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस हो जाता है और उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें जो डिवीजन होगा पहले तो होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उनकी चारों तरफ वॉल नहीं बनेंगी। तो जब लगभग 128 से लेकर 256 न्यूक्लियस उसके अंदर बन जाएंगे, उसके बाद उसमें वॉल फॉर्मेशन चालू होगा और उसके बाद वो सेलुलर एम्ब्रियो बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो प्रो एम्ब्रियो के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है होस्टोरियल पार्ट, एक सस्पेंसर और एक बेसिक एम्ब्रियो पार्ट। होस्टोरियल पार्ट जो होता है वो माइक्रोपाइल के पास होता है और सस्पेंसर जो होता है वो मिडिल वाला पार्ट होता है, लंबा पार्ट होता है, क्वाइल्ड होता है। ये जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलता है ताकि वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सके। और जो एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है उसमें प्लूम्यूल होती है, रेडिकल होती है और 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। साइकस जो होता है वो पॉली एम्ब्रियोनिक भी हो सकता है, यानी इसमें पॉली एम्ब्रियोनी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन केवल एक ही मैच्योर एम्ब्रियो होता है जो कि सीड बनाने के लिए कैपेबल होता है। अब क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड मिलते हैं तो हमें इसका सीड भी देखना पड़ेगा। तो इसके सीड जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, रेड या फिर ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। इसका जो आउटर कोट होता है सीड का, सीड में 2 कोट होते हैं, आउटर और इनर। तो इसका आउटर कोट भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड रहता है। बाहर वाली लेयर फ्लैशी होती है, कलर्ड होती है। मिडिल लेयर जो होती है वो हार्ड होती है और वुडी होती है, और अंदर वाली लेयर जो होती है वो ड्राई होती है और मेम्ब्रेन लाइक होती है। इसका जो न्यूसिलस होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और न्यूट्रिशन के काम में आता है। सीड कोट जो होता है वो थोड़ा सा उसमें अट्रैक्टिव स्मेल होती है, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा मीठा होता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ या एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब एनिमल उसकी तरफ आएगा तो कुछ ना कुछ उसकी बॉडी पे भी चिपक जाएंगे सीड, और उसके बाद जब वो दूसरी जगह पे जाएगा तो सीड वहाँ चले जाएंगे और इस तरीके से सीड डिस्पर्सल हो जाएगा। ये है सीड की एलएस। सीड के जब हम लॉन्गिट्यूडल सेक्शन काट के देखते हैं तो इस तरीके की हमें दिखाई देती है उसकी स्ट्रक्चर। ये तो हो गई उसकी आउटर लेयर जो कि फ्लैशी होती है, बीच वाली लेयर स्टोनी होती है, हार्ड होती है, और ये उसकी इनर लेयर ये भी फ्लैशी होती है। और अंदर होता है इसके एंडोस्पर्म जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये वाला जो पार्ट है ये है सस्पेंसर, ये धक्का देता है एम्ब्रियो को ताकि एंडोस्पर्म के पास जाए और न्यूट्रिशन ले सके, और 2 इसमें निकल रहे हैं कॉटिलेडन्स। अब सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं या फिर हम सीड को ज़मीन में डाल रहे हैं तो वो जर्मिनेट हो रहा है, तो किस तरीके से होता है, प्राइमरी रूट निकलती है और कॉटिलेडन्स निकलने चालू हो जाती हैं। और जब कॉटिलेडन्स तब तक रहेंगे जब तक कि इसमें ट्रू लीव्स नहीं आ जाती, तो रूट्स निकल जाएंगे, उसके बाद आएंगी फर्स्ट सेकेंडरी लीफ, यानी ये असली लीफ होती है। उसके बाद ऊपर निकल जाएगा प्लूम्यूल यानी शूट वाला पार्ट, और नीचे निकल जाएगा रूट यानी रेडिकल वाला पार्ट। उसके बाद में यहाँ पर ये हमें स्टॉक देखने लग जाएंगे कॉटिलेडन्स के। यहाँ पे फर्स्ट लीफ होगी, यहाँ पे सेकंड लीफ, और ये वाला पार्ट जो है वो रेक्किस है, और ऊपर यहाँ पर हमें लीव्स दिखेंगी जिसमें सर्सिनेट वेनेशन देखने को मिलेगा। तो ये है इसका सीड जर्मिनेशन। अब है इसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल हम यहाँ से चालू करेंगे स्पोरोफाइट प्लांट से। अब स्पोरोफाइट प्लांट होता है तो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। मेल प्लांट में लगे होंगे मेल कोन और फीमेल प्लांट में लगे होंगे फीमेल कोन। वैसे तो फीमेल कोन नहीं होते, इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्पोरोफिल होती है, और मेगास्पोरोफिल में लगे रहते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होंगे और उसमें रहेंगी माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल होंगी जिसमें मेयोसिस से बनेंगे मेगास्पोर्स, जिसमें से एक ही मेगास्पोर फंक्शन रहेगा। ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया में होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें मेयोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, ये दोनों हेप्लॉइड होंगे। अब ये मेगास्पोर आगे जाकर डेवलप होकर एम्ब्रियोसैक बना देगा या फिर आर्किगोनिया बना देगा जिसके अंदर होंगे एग। ऐसे ही माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल गैमेट्स बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, जिसके बाद मेल न्यूक्लियस बनेगा, और मेल न्यूक्लियस और एग का जब फ्यूजन होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो उससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे उसके बाद oospore। तो oospore में जब डिवीजन होगा तो उससे बनेगा एम्ब्रियो,
और एम्ब्रियो सीड के अंदर होगा और सीड जब उगेगा तो उसमें से मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है, जिसमें मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी स्पोरोफिटिक और गेमेटोफाइट बनती है केवल यहाँ पे इतने से टाइम के लिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस वीडियो में साइकस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए, और इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।